मलकापुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही साधारण और मेहनती थे। कहा जाता है कि गांव के लोग इतने भोले थे कि वहाँ कोई ना कोई कारनामे होते ही रहते थे। तुमने ही मेरे पैसे लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और तुम्हारे पास तो वैसे भी फूटी कौड़ी नहीं है, तुम्हारे पास से भला कौन चोरी करेगा। मलकापुर गांव में कुछ व्यापारी आए हुए थे जो पैसे की बात पर आनाकानी कर रहे थे और यही बात गांव के सरपंच तक चली गई। तुलसीराम, सुबह सुबह मेरे पास क्यों आना हुआ तुम्हारा? मालिक दुहाई हो, इस बेईमान ने मेरे पैसे चुराए हैं। इसे खाना खाने की गंदी आदत लग चुकी है। दिन भर बस इसका मुंह चलता ही रहता है, दिन भर खाना खाते रहता है ये। और जब इसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो या तो ये दूसरे के पास से चोरी करता है या कर्ज लेकर खाना खाता है। मैंने कोई भी चोरी नहीं की है और ना ही मैं चोर हूँ। क्या कहा? हमारे गांव में चोरी? ये तो बहुत ही बुरी बात है। इससे पहले तो हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। अगर आप चाहते हैं तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। जबकि सच तो ये है कि चोरी तुलसीराम ने ही की है, मैंने नहीं। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सरपंच साहब, चोरी इसने की है, पैसे मेरे गायब हैं। सरपंच जी, अगर मैंने वास्तव में चोरी की है ना, तो फिर तुलसीराम से कहिए कि वो साबित करे, नहीं तो मुझसे माफी मांगे। क्या तुम साबित कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सरपंच जी, जब मेरे पास से पैसे गायब हुए तब यही मेरे पास था। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी चोरी तुलसीराम ने ही की है? मेरे पास भी सबूत नहीं है सरपंच जी। मेरे पैसे भी जब चोरी हुए तब मेरे पास तुलसीराम ही मौजूद था। तुम दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है क्या? तुम दोनों मेरा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम दोनों जा सकते हो। तुलसीराम उस आदमी के साथ सरपंच के घर के बाहर निकल आया और उसकी ओर देखकर बोला, मुझे तो लगा ही था कि सरपंच इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे गांव की बूढ़ी काकी कर सकती है। चलो मेरे साथ। मैंने बड़े बड़े झूठे देखे तुलसीराम, लेकिन तुमसे बड़ा झूठा अपने जीवन में नहीं देखा। एक तो तुमने मेरे पैसे चुराए और ऊपर से तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। तुलसीराम उस आदमी को गांव के एक सुनसान इलाके की झोपड़ी में ले आया, जहां एक मोटी बूढ़ी औरत थी। अरे बाप रे बाप, ये बूढ़ी औरत है या कोई बुलडोजर? अपना मुंह बंद करो बदतमीज, तुम तो शक्ल से ही चोर लगते हो। आपने बिल्कुल सही कहा, इसने मेरे पैसे चुराए हैं। मैं इसीलिए इसको आपके पास लेकर आया हूँ। अरे भाई, तुम फिर शुरू हो गए यार। कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए, बल्कि उल्टा तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। चिंता मत करो, अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। वो कैसे? मेरी नजरों से कोई चोर बचकर नहीं जा सकता। तुम दोनों मेरी झोपड़ी से बाहर आ जाओ। बूढ़ी औरत की बात सुनकर तुलसीराम और वो आदमी झोपड़ी से बाहर आ गए। बूढ़ी काकी उन दोनों को एक खेत की ओर ले गई और उन दोनों की ओर देखकर बोली, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। तुम दोनों जमीन पर बैठ जाओ। मैं 123 कहकर एक मंत्र पढ़ूंगी। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही तुम दोनों में से कोई चोर होगा तो उसके सिर पर पानी की बूंदें गिरने लगेंगी। तुलसीराम और वो आदमी जमीन पर बैठ गए। बूढ़ी औरत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। 1 2 3 बजा दो सबकी बीन। अचानक तुलसीराम ने अपना हाथ सर की ओर कर लिया। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, चोर तू ही है तुलसीराम। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे सर में खुजली हो रही थी, मैंने तो बस खुजली मिटाने के लिए हाथ ऊपर उठाया था। मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए तुलसीराम। तेरे दिल में चोर था, इसीलिए तेरा हाथ सबसे पहले उठा। सीधी तरह से बता दे, नहीं तो मैं ऐसा मंत्र भी जानती हूँ जिसे पढ़ते ही तू जलकर भस्म हो जाएगा।
बूढ़ी औरत की बात सुनकर तुलसीराम बुरी तरह से डर गया और उसने सारे पैसे निकालकर बूढ़ी औरत के सामने रख दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काहे का धन्यवाद, तुम्हें चोर चाहिए था, तुम्हें मिल गया, बाकी पैसे मेरे हैं, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। अजीब जबरदस्ती है, आप मेरे पैसे कैसे ले सकती हैं? वो सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, आप कुछ कीजिए ना। एक तो तुलसीराम ने खुद चोरी की, ऊपर से मेरे सारे पैसे उस बूढ़ी औरत ने मुझसे छीन लिए। बूढ़ी काकी की ये बात तो बहुत गलत है, हम अभी उसके घर चलते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ काकी, क्या ये सब सच है? मैंने चोर को पकड़ने का वादा किया था, जो कि पूरा कर दिया। पैसे देने का वादा नहीं किया था। मुझे क्या मूर्ख समझा है तुमने? हमारे गांव का नाम दूर दूर तक अच्छे लोगों में प्रसिद्ध है। तुम्हारी वजह से गांव का नाम भी खराब हो रहा है। तुम इसी वक्त गांव छोड़कर चली जाओ। सरपंच की बात सुनकर काकी मायूसी से गांव छोड़कर चली गई। काकी भूखी प्यासी जंगल में एक तालाब के किनारे एक पेड़ के पास बैठ गई। मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लग रही है और भूख भी लग रही है। खाना तो है नहीं, चलो पानी ही पी लेती हूँ। काकी तालाब का पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर तालाब के पानी में पड़े हुए चमकदार पत्थरों पर पड़ी। अरे ये पत्थर तो बहुत सुंदर है। काकी ने एक पत्थर वहां से उठा लिया। तभी उसे एक व्यक्ति का स्वर सुनाई दिया। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक जादुई पत्थर है। काकी ने देखा कि एक सुंदर व्यक्ति रहस्यमयी अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। मैं इस वन का रखवाला हूँ। तुमने जो हाथ में पत्थर पकड़ा है वो एक जादुई पत्थर है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि ये क्या क्या कर सकता है। ये तो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि तुम इससे क्या करवाना चाहती हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। काकी उस पत्थर को अपने झोले में डालकर एक दूसरे गांव के छोर पर एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। तभी वहां पर उस गांव का एक व्यक्ति आ गया। तुमने यहाँ पर झोपड़ी किसकी इजाजत से बनाई है? कौन हो तुम? हम अजनबियों को अपने गांव में ऐसे ही रहने नहीं देते। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, भला मैं किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ? ये सब मुझे नहीं पता। आजकल की औरतें बड़ी चालाकी से चोरी करके भाग जाया करती हैं। तुम ये गांव खाली करके जा सकती हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं? सत्यानाश हो जाए मेरा। आखिर मैंने कुछ पैसों के लिए नियत खराब की ही क्यों? मुझे इस गांव के मुखिया से मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है कि वो मेरी कुछ मदद कर सके। काकी धीरे धीरे कदमों से मुखिया के घर की ओर चली गई, मगर काकी ने देखा कि मुखिया चिंतित अवस्था में अपने घर के बाहर टहल रहा था। क्या आप ही इस गांव के मुखिया हैं? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अभी चली जाओ काकी, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुखिया की बात सुनकर काकी के चेहरे पर एक चमक आ गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मुखिया जी। अच्छा, वो कैसे? मैं एक ऐसा सूप बनाना जानती हूँ जिसे पीकर आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा कौन सा सूप है जिसे पीकर मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा? क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर भी मेरे बेटे को स्वस्थ करने में नाकामयाब रहे हैं। पत्थर का सूप। अब तुमसे क्या बोलूं भला? बस इतना ही कह सकता हूँ कि डूबते को तिनके का सहारा। तुम अंदर आ जाओ। मुखिया काकी को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। काकी ने एक पतीली में बहुत सारा पानी डाल दिया और उसके अंदर वही जादुई पत्थर भी डाल दिया। कुछ देर बाद पानी उबलने लगा। इस पानी से तो बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। कुछ ही देर में सूप बनकर तैयार हो गया। मुखिया ने जैसे ही अपने बेटे को सूप पिलाया, उसका बेटा स्वस्थ हो गया। तुमने तो कमाल कर दिया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? काकी एक बहुत ही चतुर महिला थी। वो उस पत्थर का चमत्कार समझ चुकी थी।
मुझे गांव में रहने के लिए पक्का और अच्छा मकान चाहिए और जब तक यहाँ पर मेरा धंधा जम नहीं जाता मुझे रोज 3 टाइम अच्छा पका हुआ भोजन चाहिए। तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने कैसा चमत्कार कर दिखाया है। मुखिया ने काकी के लिए अच्छा सा मकान तैयार करवा दिया। गांव से रोज अच्छा भोजन काकी के लिए आ जाता था। उस वन के रक्षक ने बिल्कुल सही कहा था, ये पत्थर तो वाकई जादुई पत्थर निकला, बस इसका इस्तेमाल अपनी बुद्धि से ही किया जा सकता है। लेकिन मुझे अपना गांव बहुत याद आता है। मैं अपना अपमान कभी नहीं भूलूंगी। सरपंच को एक दिन मजा जरूर चखाऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। काकी का खा खा कर वजन 100 किलो के पार पहुंच गया था। गांव के हर घर से मुफ्त खाना अलग से आता और ऊपर से अब काकी अपने पत्थर के सूप की मुंह मांगी कीमत भी वसूल करती थी। आपके दिन बहुत ही जल्दी बदलने वाले हैं काकी। मैं कुछ समझी नहीं मुखिया जी। कल शहर से बहुत बड़े मंत्री का मेरे पास फोन आया था। वो बेचारा अपने पेट की बीमारी से काफी परेशान है। तो फिर तुम उसे मेरा पता दे देते। मेरे पत्थर का सूप पीकर उसके पेट की परेशानी भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। मैंने ऐसा ही किया है। अपने पत्थर के सूप की अच्छी कीमत वसूलना उस मंत्री से। और एक दिन वो मंत्री काकी के घर पर आया। बहुत समय से मेरा पेट खराब चल रहा है। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता मत करो, अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारा पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप जो मांगेंगी मैं आपको दे दूंगा। काकी ने पत्थर का सूप बनाकर मंत्री को पिला दिया। पत्थर का सूप पीकर मंत्री अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा और खुशी से बोला, ये तो कमाल हो गया। जो काम अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके वो हमारे ही देश की काकी ने कर दिखाया। बोलिए काकी, क्या चाहिए आपको? मुझे मेरे गांव में एक बहुत बड़ी हवेली चाहिए और साथ ही साथ सरपंच का ओहदा भी चाहिए। दिया। अगले दिन काकी पुलिस बल के साथ अपने गांव मलकापुर चली गई। मलकापुर का सरपंच काकी को देखकर बोला, मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर पकड़ी जाओगी। तभी मंत्री सरपंच से बोला, आज से मलकापुर गांव की सरपंच काकी ही कहलाएंगी। ये मेरा आदेश है और तुम्हें ये गांव छोड़कर अभी इसी वक्त जाना है। अरे ये क्या बात हुई? मैंने आखिर क्या किया है जो मैं अपना गांव छोड़कर चला जाऊं? ये पुलिस देख रहे हो, तुम्हारे लिए ही आई है। या तो गांव छोड़कर चले जाओ या इन पुलिस वालों के साथ जाओ। सरपंच समझ गया कि काकी ने उससे अपने अपमान का बदला ले लिया है। काकी आज भी अपनी हवेली में पत्थर का सूप बनाती है। रतनलाल आज बहुत खुश था। उसकी 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी। वो खुशी से अपने घर पर आकर अपनी पत्नी आरती से बोला, अरे सुनती हो कमला की अम्मा? क्या बात है? काहे हलक फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं? अरे जोनू खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुनकर तुम भी खुशी से चिल्लाने लगोगी। अरे ऐसन कौन सी खुशखबरी सुनाने वाले हो कि मैं खुशी से चिल्लाने लगूंगी? अरे हमारी बिटिया कमली पूरे 10 वर्ष की हो गई है और इन 10 वर्षों में हमरे तो कान तरस गए खुशी की खबर सुनने के लिए। अब हमरे गरीबन के दिन खत्म हो गए। अब तुम मुझे ताने नहीं मार पाओगी। अब पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। कमली की अम्मा, आज मेरी 2 लाख रुपया की लॉटरी लगी है। लो 2 लाख रुपया और जाकर अलमारी में संभाल कर रख दो। रतनलाल की बात सुनकर आरती खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे हमको तो पहले ही से पता था कि तुम एक दिन बड़ा काम जरूर करोगे। अब ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं लॉटरी का टिकटवा खरीदता था ना, तब तुम ही मेरा मजाक उड़ाती थी।
रतनलाल ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसके घर पर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ आ गया। अरे मुखिया जी, आप इस समय? क्यों रतनलाल, मैं तुम्हारे घर पर इस समय नहीं आ सकता क्या? ऐसी कोनो बात नहीं है। वो कहा है ना कि हम गरीबन के घर पर अगर गांव के मुखिया जी आ जाएं, तो ये तो हमरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होत है। अरे वो आरती सुनती हो? मुखिया जी के लिए चाय बना कर लाओ। रतनलाल की बात सुनकर आरती पैसे अलमारी में एक जगह रखकर मुखिया जी के लिए चाय बनाने चली गई। अरे मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। अरे मुखिया जी, मेरी पत्नी चाय बना रही है, कम से कम चाय पी कर तो जाइए। इतना बोलकर रतनलाल रसोई घर में चला गया और मुखिया सबकी नजरों से बचकर कमरे की ओर चला गया जहां आरती ने पैसे रखे थे। मुखिया ने उन पैसों को निकाल लिया और फुर्ती से वहां से भाग गया। आरती और रतनलाल जब उस कमरे में आए तो उन्होंने अलमारी खुली हुई पाई। हाय राम! हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे पहली बार हमारी जीवन में इतनी बड़ी रकम आई और वो भी मुंह ना लग पाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुखिया इतना बुरा काम करेगा। उसे तो मेरे घर पर चोरी करने में तनिक भी लज्जा नहीं आई। मैं इसकी शिकायत जमींदार से करके रहूंगा। इधर मुखिया मुस्कुराता हुआ सीधा जंगल की ओर चला गया। अचानक मुखिया अपने एक हाथ से अपने चेहरे की खाल पकड़कर खींचने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथों में एक अजीब सा दिखने वाला मुखौटा आ गया और मुखिया का चेहरा एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गया। बड़ा आया 2 लाख की रकम इस्तेमाल करने वाला। मैं देखती हूँ इस गांव में अब कौन सुखी रहता है। इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ूंगी, हर घर में चोरी करूंगी, गांव के लोगों का जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने वो मुखौटा फिर से अपने चेहरे पर पहन लिया। मुखौटा पहनते ही उसका चेहरा जमींदार में परिवर्तित हो गया। रतनलाल मुखिया के ऊपर शक करेगा और जब वो मुखिया से लड़ने के लिए उसके घर जाएगा तो मैं जमींदार बनकर उस मुखिया के घर का सफाया कर दूंगी। इधर मुखिया अपनी तिजोरी में रखे हुए धन को ही देख रहा था। तभी मुखिया की पत्नी रामवती क्रोधित होते हुए मुखिया से बोली, आपको दिन भर कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तिजोरी ही खोल कर देखते रहते हो। अरे मैंने कोई तिजोरी से पैसे नहीं निकाले। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है रामवती। पिछली बार जब मैंने पैसे गिने थे तो उसमें से पूरे 10 रुपए कम थे। सत्यानाश हो जाए आपका। आखिर इतने धन का करोगे क्या? देख लेना, मेरी हाय लगेगी आप पर एक दिन। एक दिन आपकी तिजोरी का धन कोई उड़ा कर ले जाएगा, फिर देखते रह जाइएगा खाली तिजोरी को। अरे अपने मुंह से कभी कभी शुभ बातें भी निकाल लिया करो रामवती। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी पत्नी हो या मेरी दुश्मन। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में जमींदार की आवाज टकराई। अरे क्या बात है मुखिया जी, काहे अपनी पत्नी पर भड़क रहे हैं? जमींदार को इस समय अपने घर पर देखकर मुखिया ने तुरंत तिजोरी बंद कर दी। अरे मुझे देखकर तिजोरी क्यों बंद कर दी मुखिया जी? अरे जितना धन तुम्हारी तिजोरी में रखा है ना, ओका से कहीं ज्यादा धन तो मेरे नौकरों के घर पर रखा होता है। अरे ये भी कोई कहने की बात है जमींदार जी। वैसे आप इस समय यहाँ, कुछ समझ में आया नहीं। क्यों, इस समय मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता क्या? अरे क्यों नहीं आ सकते? बात असल में ये है मुखिया जी कि मेरी एक जमीन जो सालों से कोर्ट कचहरी के केस में फंसी हुई थी ना, उसका फैसला मेरे हक में आ गया है। उसी खुशी में सारे गांव में मिठाई बांट कर आ रहा हूँ। ये लो मिठाई, खास तौर पर तुम्हारे लिए कल्लू हलवाई के यहाँ से देसी घी की बनवा कर लाया हूँ। मिठाई को देखकर मुखिया और रामवती के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि कल्लू हलवाई की मिठाई दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध थी। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं जमींदार जी। मेरा मीठा खाने का वैसे भी बड़ा मन कर रहा था। आपने तो मेरे कुछ पैसे बचा लिए। खामखा मुझे मिठाई खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते। इतना कहकर मुखिया मिठाई पर टूट पड़ा।
अरे ये सारी मिठाई आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो कुछ खाने दीजिए। लाइए, इधर लाइए। रामवती भी मिठाई पर टूट पड़ी। मिठाई खाते ही रामवती और मुखिया को चक्कर आने लगे और वो कुछ ही क्षणों में बेहोश होकर गिर गए। मूर्ख कहीं का, देखता हूँ कि इसने अपनी तिजोरी में कितना धन छुपा रखा है। जमींदार के वेश में उस बूढ़ी औरत ने मुखिया की तिजोरी खोल दी और उसके सारे पैसे निकालकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। होश आने पर मुखिया बुरी तरह से शोर मचाने लगा। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर की चोरी जमींदार करेगा। हाय रामवती, तुम्हारी हाय आखिरकार लगी गई। अरे आप खड़े खड़े चिल्लाते ही रहेंगे या जमींदार के घर भी चलेंगे? चलिए मेरे साथ, मैं जमींदार का दिमाग सही करती हूँ। मुखिया और रामवती क्रोधित होते हुए अपने घर से निकल गए। इधर वो बुढ़िया दोबारा जंगल में उस झोपड़ी के पास आ गई और उसने अपना मुखौटा उतार लिया। मुखौटा उतारते ही वो जमींदार से बुढ़िया में परिवर्तित हो गई। अब इस गांव में जमींदार ही बचा है जो सबसे ज्यादा धनवान है। उसके यहाँ पर चोरी करके फिर गांव के सारे लोगों के घर पर चोरी करूंगी। इतना बोलकर उस बूढ़ी औरत ने मुखौटा फिर से अपने चेहरे पर लगा लिया। मुखौटा चेहरे पर लगाते ही वो रतनलाल के रूप में परिवर्तित हो गई और जमींदार के घर की ओर चली गई। इधर जमींदार अपने नौकर बल्ली से क्रोधित होकर बोल रहा था। बल्ली, आज रतनलाल काम पर क्यों नहीं आया? पता नहीं जमींदार जी, जरूर आज भी लॉटरी का टिकट लगा रहा होगा। हमेशा ये तो लॉटरी का टिकट लगाता ही रहता है, कभी इसकी लॉटरी लगती भी है या नहीं? एक तो वैसे भी मेरी पत्नी घर पर नहीं है, ऊपर से आज जिसे मैं अपना खेत बेचने वाला हूँ वो व्यक्ति यहाँ पर आने वाला है और उसे रतनलाल के हाथों की ही चाय पसंद है। तभी वो बूढ़ी औरत रतनलाल के रूप में जमींदार के पास आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था रतनलाल, तुम आज काम पर इतनी देर से क्यों आए? आज मेरी तबीयत सही नहीं थी जमींदार जी, मैं जल्दी चला जाऊंगा। रतनलाल ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार की जमीन का ग्राहक एक बैग में पैसे लेकर वहां पर आ गया। जमींदार रतनलाल की ओर देखकर बोला, ठीक है, आज तुम जल्दी चले जाना, जाओ सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ। जमींदार की बात सुनकर रतनलाल चाय बनाने लग गया। कुछ ही देर में रतनलाल 3 कप चाय लेकर आ गया। 3 कप चाय क्यों? 1 कप चाय ज्यादा बन गई थी जमींदार जी, मैंने सोचा बल्ली भैया भी पी लेंगे। रतनलाल की बात सुनकर बल्ली ने खुश होते हुए चाय का कप तुरंत उठा लिया। एक चाय का कप उस ग्राहक की ओर बढ़ा दी, मगर वो तीनों चाय पीते ही बेहोश हो गए और वो बूढ़ी औरत तुरंत पैसों का बैग उठाकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद तीनों को होश आ गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं नींद से जागा हूँ। जमींदार जी, आपको लगा नहीं, बल्कि हम सब नींद से ही जागे हैं। उस रतनलाल ने जरूर चाय में कुछ मिलाया था। तभी वो ग्राहक चौंकते हुए बोला, जमींदार जी, पैसों से भरा बैग गायब है। समझ गया, ये जरूर उस रतनलाल की खुराफात होगी। जब लॉटरी लगाकर बड़ा आदमी नहीं बन पाया तब उसने ये तरीका अपनाया। मैं उस रतनलाल को छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। बल्ली और जमींदार क्रोधित होकर रतनलाल के घर की ओर चल दिए। इधर मुखिया जमींदार के घर आ ही रहा था कि तभी रतनलाल मुखिया को रास्ते में मिल गया। रतनलाल मुखिया को देखकर क्रोधित होते हुए बोला, मुखिया जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं 10 साल से लगातार लॉटरी लगा रहा था और आज जब मेरी पहली बार 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो आपने मेरे ही घर से चोरी कर ली। तुम्हारा तो सही है रतनलाल, 2 लाख रुपए तुमने कभी सपने में देखे हैं? और मैं तुम्हारे घर पर चोरी क्यों करूंगा? अरे मेरे घर पर तो स्वयं चोरी हुई है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आपको पता लगा कि हम आपसे अपने पैसे वापस मांगने आएंगे तो आपने नया बहाना बना दिया कि आपके घर में स्वयं ही चोरी हो गई है। अरे आप तो गांव के मुखिया हैं, आपके घर पर कौन चोरी करेगा? देखो आरती, मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ।
मेरे पति सही बोल रहे हैं। कुछ देर पहले जमींदार जी हमारे घर पर आए थे और हमारी तिजोरी से सारे पैसे उड़ा ले गए। ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं जमींदार जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मुझे उनके यहाँ पर काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, उनके घर के भोजन से लेकर चाय तक मैं ही बनाता हूँ। और वो कितने धनवान हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? रतनलाल, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ पर जमींदार आ गया। जमींदार, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए। मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर चोरी करने की? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा मुखिया, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलकर जमींदार रतनलाल की ओर देखकर बोला, रतनलाल, जब तुम्हारी लॉटरी से तुम्हारी बात नहीं बनी, तब तुमने चाय में नींद की दवाई मिलाकर अपने ही मालिक के घर पर चोरी कर ली। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तीनों आपस में इसी बात को लेकर बुरी तरह से झगड़ा करने लगे। तभी वहाँ पर गांव के और भी बहुत से व्यक्ति आ गए और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर अपने अपने घर की चोरी की बात करने लगे। जमींदार जी, पहले तो मुझे लग रहा था कि आपने मेरे घर पर आकर मेरे पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। आखिर हम लोग उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? तभी उन तीनों के कानों में किसी साधु की आवाज टकराई। मुझे लगता है वो कोई इंसान नहीं है जिसे तुम पकड़कर जेल में बंद कर दोगे। अगर वो इंसान नहीं है तो फिर कौन है? मैं शायद उसे जानता हूँ। जब मैं तुम्हारे गांव आ रहा था, तब मैंने जंगल की तरफ एक झोपड़ी बनी हुई देखी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत को मैंने अपनी आंखों से जमींदार का रूप धारण करते हुए देखा है। साधु की बात सुनकर गांव के सभी लोग एक दूसरे को शंका भरी नजरों से देखने लगे। तो फिर हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं साधु महाराज। ऐसे तो वो हमारे पूरे गांव को कंगाल बना देगी। मुझे लगता है वो तुम्हारे गांव को कंगाल बनाने के लिए ही यहाँ पर आई है। चलो मेरे साथ, इसका जवाब उस बूढ़ी औरत से ही पूछते हैं। साधु उन सबको उस झोपड़ी के पास लेकर आ गया, जहां वो बूढ़ी औरत चारपाई पर आराम से बैठी हुई थी। गांव के लोगों को एकत्रित देखकर वो हंसती हुई बोली, तो आखिरकार तुम सब लोगों को पता लग ही गया। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इन सबके घर पर चोरी क्यों कर रही हो? बरसों पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरे पति ने गांव के मुखिया से कुछ कर्ज लिया था, जो वो समय पर नहीं चुका पाए। बदले में गांव के मुखिया ने मुझे और मेरे पति को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने और मेरे पति ने हर किसी से मदद मांगी, मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की। ना ही गांव के जमींदार ने और ना ही गांव के किसी आम व्यक्ति ने। मेरे पति इस सदमे को सह नहीं पाए, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने काला जादू सीखा और मैं एक माहिर जादूगरनी बन गई। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया। और तुम्हारे पति मेरे पास मदद मांगने कब आए? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं तो तुम्हें भी नहीं पहचानता। मूर्ख, मैं आज से 50 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ। 50 वर्ष पहले जो इस गांव के लोगों ने गलती की, उसकी सजा तुम भविष्य में इन लोगों को क्यों दे रही हो? इसमें इनका क्या दोष है? अतीत के किए गए कुकर्मों की सजा भविष्य में ही भुगतनी पड़ती है। साधु, चले जाओ यहाँ से। इन भोले भाले गांव के लोगों के पैसे वापस कर दो और यहाँ से चली जाओ। नामुमकिन साधु, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर मुखौटा पहनने ही वाली थी कि तभी वो साधु चीखते हुए रतनलाल की ओर देखकर बोला, उसका मुखौटा छीनकर तोड़ दो। लगता है उसके मुखौटे में ही उसकी शक्ति है।
रतनलाल ने बड़ी फुर्ती से उस मुखौटे को उस बूढ़ी औरत से छीन लिया और उसे तोड़ दिया। मुखौटा टूटते ही वो बूढ़ी औरत अचानक एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई। जमींदार, रतनलाल, मुखिया और गांव के सभी लोग अपने अपने पैसे लेकर अपने अपने घर वापस आ गए और इसके बाद सारा गांव अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगा।